everyone, this side Advocate Neha Goenka and welcome to my YouTube channel The Midas Touch. 4 January 1989, a black day for Japan. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस दिन को ब्लैक डे क्यों कह रही हूँ, तो ये मैं आपको बताऊंगी एक स्टोरी से, और ये स्टोरी बिल्कुल ही ट्रू इवेंट्स एंड फैक्ट्स पे बेस्ड है। तो ये स्टोरी है जुंगफू फुरुता की। जुंगफू फुरुता एक 17 साल की काइंड, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल लड़की थी, जिसका जन्म 18 जनवरी 1971 में हुआ था एंड उसका जन्म हुआ था मिनातो सातिनामा इन जापान में। वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स, यंगर ब्रदर एंड ओल्डर ब्रदर के साथ रहती थी और जापान के एक याशियो मिनामी नाम के एक हाई स्कूल में पढ़ती थी। अब स्कूल में, क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट और काइंड हार्टेड गर्ल थी, तो स्कूल में वो अपने स्कूल में और अपने टीचर्स के बीच में काफ़ी फेमस थी एंड ऑब्वियसली वहाँ के जो लड़के थे उनके बीच में भी वो काफ़ी फेमस थी। स्कूल में उसी के स्कूल में, जुंगफू फुरुता के स्कूल में, जब वो स्कूल से पढ़कर आती थी तो शाम को वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी स्कूल के साथ। अब उसी के स्कूल में एक लड़का था, उस लड़के का नाम था हिरोशी मियानी। हिरोशी मियानी शुरू से ही एक ऐसा लड़का था जो मेंटली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। उसका बिहेवियर बहुत ही एबनॉर्मल था एंड उसके जापान के जो याकुजा गैंग हैं उससे कनेक्शंस थे। तो उसको लगता था कि वो इन कनेक्शन के बेसिस पे कुछ भी कर सकता है और वो जुंगफू फुरुता का काफ़ी फॉन्ड ऑफ था, मतलब जुंगफू फुरुता को वो काफ़ी पसंद करता था। तो उसको लगा कि क्योंकि उसकी याकुजा गैंग से लिंक्ड अप है, तो वो अगर जुंगफू को बोलेगा तो वो मान जाएगी, अगर उसे प्रपोज करेगा तो वो मान जाएगी, मना नहीं करेगी, क्योंकि उसकी याकुजा गैंग से लिंक्ड है। तो फिर उससे जुंगफू को अप्रोच किया और जुंगफू ने उसको पोलाइटली मना कर दिया। और ये बात उसने अपने दिल पे ले ली, अपने ईगो पे ले ली, और उसने ठाना कि अब मैं जुंगफू से बदला लूँगा, रिवेंज लूँगा। तो ये बदला लेने के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ एक कॉन्स्पिरेसी की, एक प्लान बनाया। और 25 नवंबर 1988 को जब जुंगफू रात को पार्ट टाइम जॉब करके लौट रही थी अपने घर की तरफ, तो हिरोशी मियानी का ही जो दोस्त था शिंजी मिनाटो, उसने प्लानिंग के अकॉर्डिंग जुंगफू को बाइक से टक्कर मारा और टक्कर मार के वो भाग गया। और प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही वो भागा, उसके बाद हिरोशी मियानी आया और उसने जुंगफू की मदद करने की कोशिश की और दिखावा किया कि जैसे वो जुंगफू का मदद कर रहा है। फिर उसे जुंगफू को बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो जुंगफू को लगा कि उसी के स्कूल का लड़का है और रात भी हो गई है, तो उसको लगा कि वो उसकी जेन्युइनली मदद कर रहा है और उसको घर ड्रॉप कर देगा। फिर क्या, आपको तो पता ही है उसके इंटेंशंस क्या थे। तो फिर उसने क्या किया, उसकी मदद करने की वजह उसको एक अबैंडन्ड यानी कि खाली सुनसान जगह पे ले गया। अब जब वो उसको वहाँ लेके गया, तो वहाँ पर जैसे लेके गया तो जुंगफू को समझ में आ गया था कि ये इसकी हेल्प नहीं कर रहा है, ये कुछ गड़बड़ है, और इसको ये खाली जगह ले आया। तो जुंगफू बचने की कोशिश करने लगी, चिल्लाने लगी और वहाँ से भागने की कोशिश करी उस जुंगफू ने। तो जब जुंगफू ने ये कोशिश करी तो हिरोशी ने क्या किया, हिरोशी ने जुंगफू को डराया और उसको धमकी दी कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो मैं ये सारी बातें तुम्हारे घर वालों को, मतलब मैं ये सारी बातें तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा और उन्हें मार दूंगा, क्योंकि उसको लगता था वो ये उसकी याकुजा गैंग से लिंक है तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर उस खाली अबैंडन जगह पे उसने अपने 3 दोस्तों को बुलाया। उन 3 दोस्तों का नाम था शिंजी मिनाटो, वही शिंजी मिनाटो जिसने जुंगफू को बाइक से टक्कर मारा था, जो ओगुरा एंड याशुमी वातनाबे। इन 3 लोगों को इसने बुलाया और इन 3 लोगों के साथ मिलकर वो शिंजी मिनाटो के घर पे जुंगफू को ले गया। और यही शिंजी का घर उनका मेन हाइड आउट था, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही ब्रूटल क्राइम कमिट किया जुंगफू के साथ। तो जब वो जुंगफू को शिंजी के घर लेके गए अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर, तो जब लेके गया तो इसमें 1-2 दिन बीत गए थे। तो जुंगफू के घर वालों को उसकी टेंशन होने लगी
तो जब जुंगफू के घर वालों को उसकी टेंशन हुई तो जुंगफू के घर वालों ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। अब जब जैसे ही हिरोशी और उसके दोस्तों को पता चला कि उनके अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज हुई है तो फिर क्या था, डर गए वो। उन्होंने फिर जुंगफू को धमकी दी और जुंगफू से फोर्सफुली उसके घर वालों को फ़ोन करवाया और फोर्सफुली बुलवाया कि वो सेफ़ है। तो जुंगफू ने अपने घर वालों को जब बोला कि वो सेफ़ है तो उसके घर वालों को लगा कि यार ये सच में सेफ़ है, तो उसके घर वालों ने भी फिर आगे कोई एक्शन नहीं लिया। फिर क्या था, फिर जुंगफू के साथ 44 डेज तक इंसानियत की सारी हदें पार करी गई एंड बहुत ही एट्रॉसिटीज़ उसके ऊपर करी गई। उसके सिर्फ एट्रॉसिटीज़ ही नहीं, उसकी जुंगफू के साथ more than 100 men repeatedly committed rape more than 500 times. And not only this, she was basically used as a punching bag, and bottles, bulbs, iron rods, etc. was inserted in her genitals. So basically, all atrocities were committed on her, and all ways of humanities were crossed on this 17-year girl. And not only this, her abdomen was brutally crushed and all her body parts were burnt by lighter. इन लड़कों ने उसके बॉडी पार्ट्स को लाइटर और फ्लूइड से बेसिकली जला दिया था, उसको यूरिन पिलाया, उसको खाना नहीं देते थे अच्छे से, एंड शी वॉज मेड टू ईट कॉकरोचेस। उसकी हालत इतनी ख़राब कर दी थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था और वो चलने के कंडीशन में भी नहीं थी। फिर क्या था, ये क्राइम एटलीस्ट 44 डेज तक कमिट होता रहा जुंगफू के साथ। फिर लास्ट में 4 जनवरी 1989 को जुंगफू की बॉडी पे लाइटर फ्लूइड डाल के उसको जला दिया गया, जिसके बाद जुंगफू की डेथ हो गई। लेकिन उसकी डेथ भी इतनी आसानी से नहीं हुई, उसके पहले भी कंटिन्यूसली 2 घंटे तक उसको ब्रूटली टॉर्चर किया गया। अब उसकी डेथ के बाद भी इन क्रिमिनल्स को कुछ भी शर्म नहीं थी। इन्होंने उसके बॉडी पार्ट्स को एक ट्रैश बैग में डाला और उसको किसी नदी में फेंक के आ गए, कहीं फेंक के आ गए उसको, ताकि किसी को पता ना चले कि जुंगफू के साथ ये हुआ है। फिर कुछ दिन ऐसे बीतते गए और इन दिनों में भी वो क्राइम कमिट करते ही गए। ऐसा नहीं था कि जब जुंगफू के साथ क्राइम कमिट हो रहा था तो वो कहीं और क्राइम कमिट नहीं कर रहे थे, वो तब भी करते थे। फिर 10-15 दिन बाद जैसे दिन बीते तो 23 जनवरी 1989 को पुलिस आई। अब पुलिस इन लोगों से इंटेरोगेशन करने आई थी किसी और केस में, जिसमें इन लोगों ने 19 ईयर लड़की के साथ रेप कमिट किया था। तो इन लोगों को लगा कि ये लोग की पुलिस जुंगफू के बारे में इंटेरोगेशन कर रही है, तो इन्हीं के ग्रुप के किसी दोस्त ने डर के मारे सच उगल दिया कि हमने ही जुंगफू के साथ ये क्राइम कमिट किया है। तो ऐसे करके चारों को पकड़ लिया गया और ये चारों पकड़े गए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन चारों को पकड़ लिया गया तो जस्टिस सर्व हो गया। नहीं, इवन दो इन चारों को पकड़ लिया गया एंड इन चारों ने गिल्टी भी प्लीड किया, लेकिन जस्टिस एक्चुअली फेल्ड। वाई आई से जस्टिस इज फेल्ड? बिकॉज ये चारों लड़के माइनर थे और माइनर के अगेंस्ट में कोई लॉ नहीं था। तो गिल्टी प्लीड करने के बावजूद भी और इतना ब्रूटल क्राइम कमिट करने के बावजूद भी इन माइनर्स को जो एक्चुअल में सज़ा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हिरोशी को 17 साल की जेल हुई और जो कि बाद में 20 साल तक बढ़ गई। शिंजी मिनातो को 5 से 9 साल तक की जेल हुई और शिंजी के जो पेरेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया गया। याशुबी वतनामे को 5 से 7 साल की जेल हुई और जो ओगुरा को 8 साल की जेल हुई बस। और आज भी ये क्रिमिनल फ्री घूम रहे हैं। तो ये थी जुंगफू फुरुता की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। और अब हम वो चीज़ें वापस ला तो नहीं सकते, बट मैं यही विश करूँगी कि हमारे देश की किसी भी लड़की के साथ ऐसा कभी नहीं हो और कोई भी क्राइम किसी के साथ भी कमिट नहीं हो।
तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द मिडास टच। थैंक यू।